गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक। और इसमें से हम कल अपना चैप्टर नंबर 7 जो है वो फिनिश कर चुके थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है हाशियाकरण से निपटना। कल हमने देखा था कि हाशियाकरण क्या होता है और आज हम देखेंगे कि हम उससे कैसे उसके खिलाफ लड़ना या फिर अपने हकों के लिए वो जो लोग हैं वो किस तरह से डिमांड करते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारे देश का एक हिस्सा हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो बहुत ही घुमा फिरा के दिया जाता है। अगर हम इस कुछ चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आई थिंक वो 1 नंबर हमारा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहीं बाय द वे अगर मेरी टंग स्लिप हो जाती है तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने 2 अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये हर एक के मामले में उनके हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। स्थिति परिस्थिति के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा अपना जो है रास्ता चूज करे। इस अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूह और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी है, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं हाशियाई समूह यह दलील देते रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह से लेते हैं। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूह को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि समूह को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले उनका मौलिक अधिकार। चलिए, जैसा कि आप इस पुस्तक में पहले पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया गया, यानी कि सबको समान अधिकार। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर, ये बेटा इसको अंडरलाइन कर लो या फिर आप लिख लो क्योंकि में भी आ सकता है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। अब आया है हमारा संविधान का अनुच्छेद 17, जो ये 17 है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है।
संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 को भी ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 15 को भी कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को यह लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। अभी थोड़ा सा है, बस इसी को समझना है। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवित्री सोयराबाई द्वारा लिखी है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय वह जाति अछूत मानी जाती थी। यानी महार जाति किसकी थी? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनकी भी तो उन्हीं की जाति की ये थी, जिनको पहले अछूत माना जाता था। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और फारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूह को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि समूह की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति का वर्चस्व और न ही वह नष्ट हुई, यानी कि सबको अपना अपना अधिकार दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हशे तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके हैं। अब है हमारा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे शिक्षा संबंधित सुविधाएं हासिल कर सकें, जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानून का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून महत्वपूर्ण तर्क पर ही आधारित है। इसके पीछे यह समझ है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों से पढ़ने लिखने और नई निपुणता हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहां लोकतांत्रिक सरकारें इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और उठा भी रही है, कर भी रही है। सब चीज़ अब बराबर ही हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति या दलितों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी या अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां होती है। जितने भी स्टेट हो सबके पास में इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने का आवेदन करते हैं, उन्हें जाति या जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकार की सूची में है तो उस जाति जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कॉलेज, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ यानी कि न्यूनतम अंक सीमा तय हुई है। इसका मतलब यह है कि संस्थानों में भी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। उनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में
ये तो ठीक है, पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम आ जाते हैं दलितों और आदिवासियों के अधिकार की रक्षा। हाशिए समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जाने कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह से इस्तेमाल करते थे, और ये बाय द वे आ सकता है। ठीक है, केस स्टडी है ना, ऐसे आती है। जगमालगुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यह हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जगमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा ये काम करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया, लेकिन इस रस्म के लिए उन्हें एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास ही के कॉलेज में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। उसने ये रस्म निभाने से मना कर दिया। उसने कहा वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया और वह अब खुद को उनके बराबर मानने लगा है। क्यों ना माने भाई। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आकांक्षा से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे स्वर्ण के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने भी यह ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की यह दलील थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के अंदर नहीं गया, इसलिए देवता उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को आदेश दिया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह से अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। क्यों? उनको फिर काम नहीं मिलता, उनको खेती बाड़ी में लगे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पे काफी ध्यान दिया और बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में एक पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। कोई बात नहीं, पढ़े लिखे कहीं भी जा सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989। रत्नम ने अपने गांव की ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलित तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलित और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। यूं तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में ये समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे अग्रणी दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे कथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने के लिए नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया और छुआछूत अभी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलित के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए।
इसी प्रकार 1970 और 80 के दशकों में आदिवासियों ने खुद को भी बड़े पैमानों पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी एक आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक थे कि उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद लोगों को सजा दिलाना है जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य तथा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे पर अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। इसको देख लीजिएगा बेटा। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करता है तो उसे सजा दे दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह से अपराध है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। ये जरूर पढ़ लेते हैं हम लोग। हाथ से मैला उठाने का कलंक, मैला मतलब जो गंदगी है वो, है ना। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं इंसानों के मल मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार इस पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 20 लाख निजी समुदाय सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। सिर पर मैल ढोना वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपये मिलते हैं जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात की भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलियार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला ढोने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों के व्यक्ति जिसमें 7 मैला ढोने वाले थे ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके थ्रू भी काम होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। याचिका के दायर करने वालों का ये कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों
में भी बड़े पैमानों पर प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। सरकार ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया है कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाए। अगर सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा भी प्रचलन में है तो संबंधित सरकारी विभाग को ऐसा करने की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करवाना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, इसको कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, 6 दिसंबर 1913 को लागू हुआ। ठीक है, 2-3 पॉइंट है इसमें। अब है आदिवासी की मांग और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि अपनी जमीन छोड़ने पर जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल अभी लाभ देता है, केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित और अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले से ही बेदखल हो चुके हैं और अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकारें आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्चा कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधन पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादनों के लिए अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं। चलिए, अभी फिनिश होने वाला है चैप्टर हमारा। इसी अधिकार या किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने से ये मतलब नहीं होता है कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। यह था हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अब 3 चैप्टर और हैं। ये चैप्टर में 2-3 चीज़ें हैं जो देखनी है, बाकी इसको समझना है क्योंकि क्वेश्चन इसमें आएगा बट डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ भी दे सकता है। बार बार आपको बोला जा रहा है, इसको समझ के आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर 8 है और फिर हमारा बचेगा 9 और 10, तब हमारा फिनिश। उसके बाद अच्छे से आप लोग पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।
बाय बाय, टेक केयर।